नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर वो बड़ी खबर बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। तेज होते पलायन के बीच गाजा के रफाह में लगातार गोलीबारी की खबरें। अब तक 80,000 से अधिक लोगों ने छोड़ा रफाह। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अगर रफाह पर किया हमला तो हथियारों की आपूर्ति रोक देगा अमेरिका। विजय दिवस परेड के मौके पर रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी। कहा, दूसरे विश्व युद्ध के सबक भूल गए पश्चिमी देश। रूसी सेना हर वक्त युद्ध के लिए है तैयार। यूक्रेन और रूस के बीच तेज हुआ संघर्ष। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी रिफाइनरी को बनाया निशाना। भड़की आग, कई लोग घायल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन को और हथियारों की जरूरत। यूक्रेन की संसद ने 2 मंत्रियों को किया बर्खास्त। उत्तरी मैसेडोनिया में चुनी गई पहली महिला राष्ट्रपति। मध्य वामपंथियों को ऐतिहासिक हार का करना पड़ा सामना। 70 वर्षीय प्रोफेसर गोडार्ना को मिले करीब 65% वोट। निज्जर हत्याकांड में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, पुख्ता सबूत और सटीक जानकारी अब तक नहीं कराई गई उपलब्ध। कनाडा के राजनीतिक स्वार्थ है शामिल। और सुर्खियों के बाद आइए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। शुरुआत करेंगे एशिया का आईना के जरिए। बताते हैं आपको एशियाई देशों से जुड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि इजरायली सैनिक रफाह में घुसे तो वो इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति को रोक देंगे। वहीं ब्रिटेन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी के बिना रफाह में किसी भी बड़ी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। इजरायली सेना की ओर से रफाह में हमले की खबरें हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग रफाह से पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच ईंधन की आपूर्ति की कमी के कारण रफाह के अस्पतालों में इलाज का संकट पैदा हो गया है, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच खबरों के मुताबिक रफा में भी गोलीबारी और विस्फोट की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। रफा में एक मस्जिद पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लोगों का रफा छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के मुताबिक सोमवार से अब तक लगभग 80,000 लोग क्षेत्र से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैनिक रफा में घुसे तो इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। अमेरिका अब तक इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की एक खेप को रोक चुका है। खबरों के मुताबिक 2000 पाउंड के बमों की एक खेप इजरायल भेजी जानी थी, जिसे पिछले हफ्ते रोक दिया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका हालांकि इजरायल को रक्षा हथियार प्रदान करना जारी रखेगा। अमेरिका का मानना है कि इजरायल अमेरिका से मिलने वाले बमों का इस्तेमाल रफा के रिहायशी इलाकों में हमले के लिए कर सकता है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल रफा मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे। वहीं बाइडेन ने कहा है कि इजरायल ने अभी तक रफा के रिहायशी इलाकों में हमले नहीं किए हैं। हम शुरुआत से ही रफा पर हमले का विरोध करते रहे हैं। इस बीच इजरायल के धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन गवीर ने इस कदम की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि हमास बाइडेन को प्यार करता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इजरायल को भारी हथियारों की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकने के फैसला
इसलिए लिया गया कि अमेरिका को लगता है कि इससे संभावित इजरायली हमले से नागरिकों को नुकसान हो सकता है। सेनेट की सुनवाई के दौरान ऑस्टिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हथियारों के शिपमेंट को निलंबित करने का निर्णय अंतिम नहीं है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से जब पूछा गया कि क्या उनका देश भी अमेरिका की नीति का पालन करेगा, तो उन्होंने कहा इजरायल को हथियारों के निर्यात के ब्रिटेन की प्रणाली अमेरिका के समान नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इजरायल को 1% से भी कम हथियारों की आपूर्ति करता है और इसके भी कड़े नियम हैं। कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन नागरिकों की सुरक्षा के स्पष्ट योजना के बिना रफा में किसी बड़े ऑपरेशन का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका इजरायल के हथियारों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ब्रिटेन सरकार की ओर से इजरायल को हथियारों की आपूर्ति नहीं है। इजरायल के हथियार निर्यात की नीतियों में दोनों देशों के बीच बड़ा फर्क है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि ईंधन की घटती आपूर्ति के कारण रफा के अस्पताल केवल 3 दिन और चल सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बुधवार को ईंधन के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन रफा क्रॉसिंग पर अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि रफा के 3 में से अल नजार अस्पताल पहले ही बंद हो चुका है। उधर इजराइल के मिर्दिपे रेमन में गाजा को भेजी जा रही सहायता आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया ताकि गाजा को जाने वाली सहायता आपूर्ति को रोका जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता की है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने इस दौरान टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत के साथ अब तक किसी तरह का औपचारिक राजनयिक संवाद कनाडा की ओर से नहीं किया गया है। निज्जर के मामले में हम लोगों को भी बताया गया इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में कोई फॉर्मल औपचारिक रूप से कोई राजनयिक कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमको बताया गया है कि ये 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस मामले में। वहीं दुबई से भारतीय यात्रियों को जमाइका की राजधानी किंगस्टन ले जाने वाली उड़ान को दुबई वापस भेजा गया। इस मामले पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों के पास पहले से यात्रा और होटल की बुकिंग थी, लेकिन उचित दस्तावेज न होने के कारण उन्हें वापस 7 मई को दुबई भेज दिया गया है। We are given to understand that a plane from Dubai landed, a chartered flight from Dubai landed in Jamaica, Kingston. There were several Indians on board. They had prior travel bookings. They also had prior hotel bookings, but the local authorities were not satisfied with them as tourists, and therefore, after a few days, after due formalities being done, they decided that they returned to their point of origin, which is Dubai, and then they were sent back to Dubai on 7th May. So that is where we are. इसी के साथ खबर दुनिया की में रुक रहे हैं एक विराम के लिए। बने रहिए हमारे साथ। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। मालदीव की विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की यात्रा के मद्देनजर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मालदीव की राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने के चीन दौरे पर टिप्पणी करते हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य कोई सैन्य समझौता करना नहीं है। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि मालदीव में विदेशी सेना की तैनाती नहीं होगी। I don't think there's any military pact with China, no, because one thing the president of Maldives has clearly said is we're not bringing in any foreign militaries in the Maldives. No, we're not. But okay, the president visited to Turkey as well as China. I think that mainly on convenience, because obviously we did discuss with Delhi about a visit, but for convenience of both sides, we thought it might be okay for us to delay it a little bit. So we in fact, even today with my discussions with External Affairs Minister, we discussed about the President's visit to Delhi very soon, hopefully. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रतिबंधों का 10 साल के बाद विस्तार करने की किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प में समझौते की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और 10 साल के बाद सुरक्षा परिषद में ईरान का यह मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईरान पर 10 साल बाद 5 साल प्रतिबंध बढ़ाने का प्रस्ताव है। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से जारी है। ऐसे में ईरान का तर्क है कि यदि इजरायल उसके लिए खतरा बनता है तो वो अपने परमाणु कार्यक्रम की विचारधारा को बदल भी सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के एक सलाहकार ने कहा है कि अगर इजराइल उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनता है तो परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की विचारधारा भी बदल जाएगी। इस ताज़ा बयान से ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर सवालिया निशान लग गया है। सलाहकार कमाल कराजी ने कहा है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हमारे पास अपने परमाणु सैन्य सिद्धांत को बदलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, जिस पर तेहरान अब तक काम करता रहा है। ईरानी नेतृत्व ने हमेशा कहा है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने या हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि कई पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान अपनी परमाणु तकनीक का इस्तेमाल बम बनाने में करना चाहता है। इस पृष्ठभूमि में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और इसके कारण ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है, लेकिन उन्होंने 2000 के दशक के शुरुआत में संभावित परमाणु हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाते हुए एक फतवा भी जारी किया। फिर 2019 में एक अवसर पर खामनेई ने अपने इसी रुख को दोहराते हुए कहा था कि परमाणु बमों का उत्पादन और भंडारण गलत है और उनका उपयोग निषिद्ध है।
वहीं 2021 में ईरान के तत्कालीन खुफिया मंत्री ने कहा था कि पश्चिमी दुनिया का दबाव ईरान को परमाणु हथियार के लिए मजबूर कर सकता है। अब कमाल खराजी ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में इजराइल राज्य के आधिकारिक नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि ज़ायनिस्ट सरकार का प्रयोग किया, जो ईरान में इजरायली सरकार के लिए उपयोग किया जाता है। ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं में यूरेनियम को 60% तक संवर्धन कर रहा है, जबकि परमाणु हथियारों के उत्पादन में उपयोग के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा संगठन द्वारा एकत्र की गई आधिकारिक तकनीकी जानकारी के अनुसार ईरान की मौजूदा परमाणु सामग्री अगर और समृद्ध हो तो 2 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त साबित हो सकती हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के पुराने दुश्मन है, लेकिन दशकों से छद्म युद्ध के रूप में देखा जाने वाला दोनों के बीच तनाव पिछले महीने अप्रैल में एक खुले संघर्ष में बदल गया, जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर एक संदिग्ध लेकिन घातक हमला हुआ। ईरान ने इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। फिर इस सैन्य कार्रवाई के जवाब में इजराइल ने ईरानी क्षेत्र पर हमला कर दिया। पिछले दिनों IAEA प्रमुख तेहरान के दौरे पर थे और उन्होंने वहां के अधिकारियों से मुलाकात की थी। 2023 में तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी को अपने परमाणु कार्यक्रम के अघोषित स्थलों पर पाए जाने वाले यूरेनियम कणों की लंबे समय से रुकी हुई जांच में सहायता करने और हटाए गए निगरानी उपकरणों को फिर से स्थापित करने का भरोसा दिया था। हालांकि IAEA की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन आश्वासनों पर ईरान की ओर से कोई काम नहीं किया गया है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा को कोर्ट द्वारा 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने न्याय की प्रक्रिया को विकृत किया है। फ्रैंक बैनिमारामा एक पूर्व सैन्य प्रमुख हैं, जिन्होंने 2006 में तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली थी। फिर उन्होंने 2014 और 2018 में लोकतांत्रिक चुनावों में जीत हासिल की थी। फैसले के बावजूद बैनिमारामा फिजी फर्स्ट पार्टी के नेता बने रहेंगे। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने स्वीकार किया कि जनता ने उनके विरोध में मतदान देकर उनकी सरकार पर अविश्वास जताया है। वहीं अपनी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विपक्ष की ओर से की जा रही जांच की मांग को उन्होंने गलत करार दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही दक्षिण कोरिया इस समय देश में कम होती जन्म दर और तेजी से बूढ़ी होती आबादी की समस्या का सामना कर रहा है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया है और इससे निपटने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन करने की पहल की है। दक्षिण कोरिया में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। येओल ने देश में पिछले महीने हुए संसद के चुनावों में अपनी पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने स्वीकार किया कि जनता ने उनके खिलाफ वोट करके उनकी मौजूदा सरकार की विफलता को सामने लाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी से जुड़े एक घोटाले के संबंध में भी माफी मांगी। हालांकि उन्होंने विपक्षी पार्टी द्वारा उनकी पत्नी और देश की प्रथम महिला किम क्योन के खिलाफ जांच की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा की जा रही विशेष जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित कदम बताया। राष्ट्रपति की पत्नी पर स्टॉक के मूल्यों में हेराफेरी के गंभीर आरोप हैं। वहीं एक जासूसी कैमरे की फुटेज सामने आने के बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कोरियाई अमेरिकी पादरी से एक लग्जरी हैंडबैग भेंट के तौर पर लिया है। जनता द्वारा किए गए मूल्यांकन से पता लगता है कि अभी हमारी सरकार को काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं जनता से अपनी पत्नी के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में हमारे ओर से कमी रह गई है। दक्षिण कोरिया इस समय देश में कम होती जन्म दर और तेजी से बूढ़े होती आबादी की समस्या का सामना कर रहा है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया है और इससे निपटने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन करने की पहल की है। हम देश में बच्चों के पैदा होने की दरों को नियंत्रित करने के लिए एक नया मंत्रालय की स्थापना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर काम करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संकट है। राष्ट्रपति येओल न केवल अपनी पत्नी की जांच के मामले से बच रहे हैं, बल्कि वह 2023 में आई बाढ़ में राहत बचाव के कार्य के डूबने वाले एक नौसैनिक की मौत के संदेह में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा की जा रही जांच की मांग का विरोध करते नजर आए।
इस मामले में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नौसैनिकों को बाढ़ के वक्त बिना सुरक्षा उपकरणों के तैनात किया गया था। हालांकि सरकार शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने से बच रही है। वहीं यून ने रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के द्वारा रूस को दी जा रही मदद की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सियोल यूक्रेन को गैर घातक सहायता देने के लिए अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा। सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी ने 10 अप्रैल 2024 को हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में जनता को अपना पक्ष समझाने के लिए प्रेस का सहारा लिया है और अब देखना होगा कि वो अपने मकसद में कितने सफल हो पाते हैं। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कम से कम 7 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बंदरगाह शहर ग्वादर से लगभग 25 किलोमीटर दूर श्रमिकों के घर में हमलावरों ने धावा बोला और जब वो सो रहे थे तब उन्हें गोली मार दी थी। पीड़ित मध्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थे और वो नाई की दुकान चलाते थे। ये घटना पश्चिमी शैली की दाढ़ी और बाल कटवाने को लेकर लगे पाकिस्तानी तालिबान के प्रतिबंध से प्रेरित थी। ग्वादर का तटीय शहर चीन पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही बेल्ट एंड रोड पहल समेत अन्य योजनाओं का घर है। यहां रुक रहे हैं एक और विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। 7 बज गए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में एक ईंधन डिपो में आग लग गई और भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में लगभग 6 ड्रोन नष्ट होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हमले में कई टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। हाल ही में रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर ड्रोन हमले बढ़े हैं। कीव के अधिकारियों ने कहा है कि उनका उद्देश्य यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर मॉस्को के हमलों के जवाब में रूस के युद्ध प्रयासों को कमजोर करना है। रूस द्वारा अपने ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाए जाने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में मॉस्को के 2 तेल डिपो को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले के बाद डिपो में आग भड़क उठी। इसकी पुष्टि रूसी सेना ने भी की है। बताया जा रहा है कि तेल डिपो का उपयोग क्रीमिया में रूसी सैनिकों को ईंधन की आपूर्ति के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के रूप में किया जाता है। साथ ही यूक्रेन ने गुरुवार तड़के बेलग्रेड पर भी गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शहर पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। बेलग्रेड को यूक्रेन लगातार निशाना बनाता रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 अन्य घायल हो गए थे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक 6 ड्रोन को विफल कर दिया गया, लेकिन कई अपने उद्देश्य में सफल रहे। वहीं गुरुवार को यूक्रेन की एक सरकारी कंपनी द्वारा बताया गया कि इस हफ्ते की शुरुआत में रूसी बमबारी में यूक्रेन के 2 जल विद्युत संयंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। अब परिचालन नहीं हो रहा है। वहीं यूक्रेन ने ओडिशा में किए गए 20 ड्रोन हमलों में से 17 को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच मॉस्को में आयोजित विजय परेड के अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी। 9 मई को 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार को याद करते हुए रूस में परेड आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस वैश्विक टकराव को रोकने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन किसी को भी हमें धमकी देने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि रूस और बेलारूस की सेनाओं ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास के लिए संयुक्त तैयारी शुरू कर दी है। रूस वैश्विक संघर्ष को रोकने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन साथ ही हम किसी को भी हमें धमकी देने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी रणनीतिक ताकतें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप दिवस के मौके पर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मेत्सोला के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तभी कीव में हमले का सायरन बजने लगा। हालांकि दोनों नेताओं की प्रेस वार्ता जारी रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को अपने विशेष बलों के कमांडरों को बदल दिया। ये 6 महीने में दूसरी बार है जब उन्होंने मॉस्को के कब्जे वाले क्षेत्र में काम करने वाली इकाई के प्रमुख को बदल दिया है। कर्नल सेहरी लुपांचुक की बर्खास्तगी और उनके स्थान पर ब्रिगेडियर जनरल अलेक्जेंडर ट्रेपक की नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति की वेबसाइट पर 2 आदेश में की गई। हालांकि इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ट्रेपक 2014 से रूस समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ पूर्वी यूक्रेन में रक्षा अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने पूर्व सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी को ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया है। रूसी हमलों को विफल करने और कब्जे किए गए क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए ज़ालुझनी की योजना ने यूक्रेन में खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन उन्हें इसी साल फरवरी में पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इस बीच यूक्रेन ने अपने कृषि मंत्री और उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर कुबारकोव को बर्खास्त कर दिया है। यहां रुक रहे हैं एक और विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। उत्तरी मैसेडोनिया में BMRO DPMNE पार्टी की नेता गुडार्ना स्ट्रोजानोवस्का दावानकोवा पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेट्स को राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। दावानकोवा ने चुनावों में 65% वोट हासिल किए हैं। विपक्षी BMRO DPMNE पार्टी के सैकड़ों उत्साही समर्थक चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद स्कोप्जे शहर में पार्टी मुख्यालय के सामने जश्न मनाते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।